अच्छा, हमने अभी तक क्या किया है कि हमने डिस्कशन शुरू की थी कि हम वेब और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे। वेब और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो लैंग्वेज या जो पाथ हमने चूज़ किया था उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था या जो सबसे पहला मॉड्यूल था उसको हमने HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला था कि हमने HTML पे थोड़ी ग्रिप बनानी है। हमने HTML को देखा कि उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बेसिक टैग्स किसे कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है, सिमेंटिक टैग किसे कहते हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस आई फ्रेम, अदर वेबसाइट्स कैसे लगती हैं, लिंक्स कैसे लगते हैं, इमेजेस वीडियोस कैसे लिंक होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया लास्ट फ्यू क्लासेस के अंदर। आज हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे कि हमारा एक नया मॉड्यूल शुरू होने वाला है जिसके अंदर जो भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है उसको खूबसूरत बनाने का टाइम है। लाइक HTML ने अपने पास ये कंट्रोल नहीं रखे हैं कि जो भी चीज़ें मेरे अंदर ड्रा होंगी, यानी HTML की मदद से हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे थे स्ट्रक्चरल टैग यूज़ करके H1, B1 और इस तरह के बहुत सारे, तो उससे हम डिज़ाइनिंग नहीं कर पा रहे थे। लाइक हम सपोज हमने H1 लगाया, उसका एक कलर हमने डिफ़ाइन किया है, जैसे H1 CSS उसके अंदर हमने अभी लिखा है टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। अगर हम इसकी आउटपुट देख रहे थे तो ये जस्ट एक ब्लैक कलर का CSS लिखा हुआ हमारे सामने आ रहा है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड लोगों की वेबसाइट्स को देखते हैं या वेब ऐप्स को देखते हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस को देखते हैं, जैसे फेसबुक है, जैसे व्हाट्सअप है, इस तरह बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस को देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर एज यूजुअल हम टेक्नोसेट की वेबसाइट को देखें अगर, तो इसके अंदर भी बहुत सारे, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं, लेकिन बहुत सारे कलर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह का हमें इमेजेस लगाना आती हैं, हमें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, लेकिन इस तरह के कलर कैसे लगते हैं ये हमें नहीं आता अभी। और ये वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कलरिंग की स्कीम समझ आए। एक तो कलर्स इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो हमने स्ट्रक्चर बनाए, दूसरा जितनी भी हमने अभी तक HTML लिखी है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। बेस अगर हम देखें तो HTML के अंदर हायरार्की क्या है, जो टैग पहले आता है वो पहले नज़र आता है। जैसे H1 हमने पहले लिखा है वो पहले नज़र आएगा, H2 लिखा है तो उसके नीचे नज़र आता है। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स देखते हैं तो उनमें चीज़ें समटाइम एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रही होती हैं, समटाइम ऊपर नीचे नज़र आ रही होती हैं, समटाइम समझ रहे हो स्लाइडर में नज़र आ रही होती हैं, समटाइम मॉडल में नज़र आ रही हैं। लेकिन हमने जितनी भी HTML के टैग्स लगाए हैं वो कैसे नज़र आते हैं, टॉप टू बॉटम। लाइक सबसे पहला टैग सबसे ऊपर नज़र आता है, फिर उससे नीचे टैग, फिर उससे नीचे टैग, फिर उससे नीचे टैग। कभी ऐसे नहीं हम कर नहीं पाए ऐसे कि हम आमने सामने टैग्स को ले आएँ या हम कुछ स्लाइडर बना दें या कोई इस तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ें ऐसा क्यों नहीं कर पाए हम, क्योंकि वो चीज़ें मुमकिन नहीं है HTML से। इसलिए हम एक नया मॉड्यूल सीखने जा रहे हैं जिसको हम CSS बोलते हैं या कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, या ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। किस तरह की डिज़ाइनिंग? दो चीज़ें, एक तो हम इसमें कलर शलर लगा पाएंगे, दूसरा हम इसमें लेआउट सेट कर पाएंगे। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, इसकी कलरिंग अच्छी करनी है, इसको खूबसूरत दिखने को नज़र आना चाहिए। ये टेक्स्ट अगर ऐसे नज़र आ रहा है तो इसको चेंज करके किसी और तरह से देखना है। इमेजेस अगर लेफ्ट पे नज़र आ रही है तो उसको एडजस्ट करना है, उसकी स्पेसिस को एडजस्ट करना है। तो बेसिक टेक्स्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है, प्लस हम ये चाहते हैं कि इसकी लेआउट कर सकें। लेआउट क्या होता है? वर्ड लेआउट जो चीज़ें, यानी दो कार्ड हैं वो आमने सामने नज़र आएंगे, दो इमेजेस हैं वो आमने सामने नज़र आएंगी, वो ऊपर नीचे नज़र आएंगी, इसको हम लेआउट बोलते हैं कि हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसको लेआउट कैसे करना है। तो CSS से हम दो मेजर काम अचीव करेंगे। एक हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, जो HTML के टैग हमने बनाए हैं उनको खूबसूरत कैसे बनाना है, और दूसरा उसमें से जो मेजर गोल हमने अचीव करना है वो लेआउट है, यानी हमने HTML के टैग को लेआउट कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसको खूबसूरत यानी वो आमने सामने कैसे आएंगे, वो ऊपर नीचे कैसे आएंगे, वो स्लाइडर की फॉर्म में कैसे आएंगे, ये सब CSS से पॉसिबल है। तो CSS से हमने दो टारगेट अचीव करने हैं, एक बेसिक डिज़ाइनिंग यानी उसके कलर शलर चेंज कर लिए, फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, और प्लस दूसरा उसके अंदर हमें जो चीज़ अचीव करनी है उसको लेआउट्स बोलते हैं। तो हमारा दोनों चीज़ों पे हम अगर ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो हमारी जो CSS है वो कंप्लीट हो जाएगी। और तीसरा CSS में एनिमेशंस भी होते हैं।
तो दो तीन चीज़ें हैं जो CSS की मदद से हम करना चाहते हैं। एक, इसमें जो कलर्स नज़र आ रहे हैं ये हम CSS से अचीव करेंगे। फिर जब मैं इसके ऊपर ये ऐसे होवर करता हूँ तो ये फिल होता है, इसको एनिमेशन बोलते हैं, ये भी CSS से होती है। फिर ये तीनों कार्ड आमने सामने आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, इसको लेआउट बोलते हैं, CSS लेआउट। तो ये हमें समझना है। फिर ये एनिमेशन मैंने आपको बताया, ये बटन है। अब बटन आप देख रहे हैं तो हमने जो बटन सीखा था वो बिल्कुल सादा ग्रे कलर का आ रहा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रॉपर एक बटन की शेप बनी हुई है, उसमें कलर आ रहा है, उसको हमने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया बटन को। फिर आपको ये स्लाइडर नज़र आ रहा है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर ये कार्ड जो है ये मूविंग हो रही है, इन चीज़ों की मूविंग हो रही है। अब हमने लिस्ट बिल्कुल सादा सी पड़ी थी, अगर हमने देखा था तो ULLI वो बिल्कुल, अगर यहाँ पे देखें तो लिस्ट आइटम हमें किस तरह से नज़र आ रहे हैं, थोड़े से मोर अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरह से वेबसाइट का लेआउट एडजस्ट कर सकते हैं और बेसिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और प्लस एनिमेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। ये तीनों काम CSS से पॉसिबल हैं, सही। अच्छा, अब CSS का मतलब क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये तो समझ आ गया ना कि CSS को हम क्यों यूज़ करना चाहेंगे। CSS का मतलब खूबसूरती है। जैसे हम बिल्डिंग की बेसिक ईंटों से स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी पेंट करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, वो समझो CSS से होंगी। अब जितनी भी खूबसूरती ऐड करनी है वो CSS से होगी। अच्छा, अब CSS हम यूज़ करना चाहते हैं HTML के अंदर। CSS बिल्कुल सेपरेटली कुछ नहीं होता। जैसे HTML बेस हमने स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया ना HTML से, अब CSS भी लगाएंगे, वो HTML के ऊपर लगती है। तो अब CSS को HTML में लगाने के 3 मेजर तरीके हैं, यानी 3 तरीके से हम CSS को HTML के साथ लिंक कर सकते हैं या लगा सकते हैं। अच्छा, उन 3 टाइप्स को हम बोलते हैं इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब क्या है, हम CSS को टैग के ऊपर ही लगा देंगे, यानी ये H1 टैग है ना, तो हम CSS लगाएंगे लेकिन इसको टैग के ऊपर ही लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS। दूसरा तरीका है कि हमारे पास एक टैग होता है जिसको बोलते हैं स्टाइल टैग। क्या बोलते हैं, हम CSS को स्टाइल टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, स्टाइल टैग के अंदर भी लगा सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, जिसको बोलते हैं इंटरनल CSS। क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS। तो ये इंटरनल CSS हमारे पास होगी और इसको हम बोलते हैं, अगर हम टैग के ऊपर ही लगाएं तो इनलाइन CSS, इनलाइन CSS। और अगर हम CSS की सेपरेट फाइल बना लें style.css, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। तो अगर कोई पूछे आपसे कि CSS को HTML के साथ यूज़ करने के कितने तरीके हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, 3 तरीके हैं। कौन कौन से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का क्या मतलब होता है, हम CSS को डायरेक्टली टैग के ऊपर ही लगा देते हैं। और इंटरनल का, हम स्टाइल का टैग लगाते हैं HTML के अंदर, उसके अंदर फिर क्या लिखते हैं, CSS लिखते हैं। और एक्सटर्नल का क्या मतलब है, हम जिस तरह HTML की फाइल बनाते हैं इसी तरह हम CSS की फाइल बनाते हैं, जिस तरह मैंने style.css, जिस तरह HTML के साथ .html लगाना ज़रूरी है ना, इस तरह CSS की फाइल बनाने के लिए .css का लगाना ज़रूरी है। तो 3 तरीके से हम लगाएंगे, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इतनी बात समझ आ गई सबको, सही है। हाँ, उसके ऊपर अभी वो थोड़ी लंबी स्टोरी है, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अभी के लिए ये समझ आ गई कि इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल CSS क्या है और एक्सटर्नल CSS क्या है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि CSS का बेसिक सिंटैक्स क्या है। जैसे हमने HTML में HTML का सिंटैक्स सीखा था ना, सबसे पहले तो देखा था कि HTML की फाइल कैसे बनाते हैं, फिर HTML का सिंटैक्स सीखा था। इसी तरह हमने देखा कि CSS की फाइल कैसे बनाते हैं, या CSS को HTML में लगाने के 3 तरीके हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो है सिंटैक्स ऑफ CSS। जिस तरह हमारा HTML का एक सिंटैक्स होता है, वो क्या होता है, लेस देन ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट, टैग नेम आता है बीच में, फिर
इसको ओपनिंग टैग भी बोलते हैं। फिर फॉरवर्ड स्लैश और टैग नेम, इसको हम एक एलिमेंट या टैग बोलते थे। ये इसका सिंटैक्स था। फिर हमने जितने भी टैग पढ़े उन सब में क्या था, सेम सिंटैक्स था, यानी उसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, ब्रैकेट वगैरह हर चीज़ सेम आ रही थी। अब CSS का भी एक सिंटैक्स है। अगर हम उस सिंटैक्स को समझ लें तो जितनी भी CSS हम लिखेंगे वो सेम सिंटैक्स में लिखी जाएगी। नहीं समझ आई? जिस तरह HTML के टैग को लिखने का एक सिंटैक्स था ना, तो फिर चाहे हमने 100 टैग भी पढ़े, वो सारे के सारे टैग एक ही फॉर्मेट में लिखे जाते थे। इसी तरह CSS को लिखने का भी एक सिंटैक्स है। अगर हम उस सिंटैक्स को सीख लें तो क्या होगा कि जितनी भी CSS हम लिखेंगे उस सब का एक ही सिंटैक्स होगा, वो एक ही तरह से लिखी जाएगी। अच्छा, उसका सिंटैक्स क्या है? CSS का जो सिंटैक्स है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, एक को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नेम, और दूसरे को बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। अच्छा, ये CSS का सिंटैक्स है। यानी CSS में जिस तरह HTML में हम वर्ड टैग यूज़ करते हैं ना, तो CSS में वर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? प्रॉपर्टी। उसके जिस तरह टैग के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन का साइन है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी का नेम आता है, कोलन का साइन आता है, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, और फिर सेमी कोलन आता है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 4 चीज़ें बच जाती हैं, एक प्रॉपर्टी का नाम, फिर कॉलन, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, और फिर सेमी कॉलन। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे, यानी जिस तरह हम HTML में टैग्स लगाते हैं, CSS में हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब जितनी भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, चाहे 1000 प्रॉपर्टीज लगा लें, उनका सिंटैक्स सेम रहेगा। और वो सिंटैक्स क्या है, प्रॉपर्टी का नाम, कोलन का साइन, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू, और फिर सेमी कोलन। ये एक स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी का नाम, कोलन का साइन, प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमी कोलन, ये चेंज नहीं होगा। इसको हम एक क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। इस सारी चीज को क्या बोलेंगे, एक CSS प्रॉपर्टी। CSS प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई सिंटैक्स दिखाए कि ये CSS की प्रॉपर्टी है या नहीं, तो आपको उसमें 4 चीजें पूरी करनी है कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कोलन का साइन है या नहीं, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और सेमी कोलन एंड पे है या नहीं। याद हो गया ना? CSS का सिंटैक्स क्या, कौन बताएगा कि CSS का सिंटैक्स क्या है? प्रॉपर्टी नेम और सेमी कॉलन, 4 चीजों में मुश्तमिल है CSS का सिंटैक्स। और इस सारी चीज को क्या बोलते हैं, एक CSS प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी। ठीक है, सही है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी का नाम क्या हो सकता है और वैल्यू क्या हो सकती है। अब ये ऐसे ही है जैसे HTML में इतने सारे टैग्स थे, तो पहले दिन आपको नहीं पता था ना कि उस टैग का नाम क्या हो सकता है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है। फिर ऐसा ऐसा आपको समझ आना शुरू हुआ, ये H1 होता है, ये H2 होता है, ये H3 होता है, ये B टैग, टेबल टैग, इनके अपने अपने मतलब है। इसी तरह CSS के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, कुछ 100-200 प्रॉपर्टीज होंगी मैक्सिमम, अगर हम बहुत भी करें एक्सटेंड, तो 100-200 प्रॉपर्टी। जब हम 1 बाय 1 उन प्रॉपर्टी को समझना शुरू कर देंगे तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, अच्छा ये प्रॉपर्टी है, ये मीनिंग है, ये प्रॉपर्टी है और ये मीनिंग है। जब हमें समझ आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे CSS के अंदर आपको एक्सपर्टीज बनती चली जाएंगी कि CSS को कैसे यूज़ करना है। लेकिन एक कॉमन चीज़ है कि उसका ये वाला एक सिंटैक्स जो है हमें फॉलो करना। ठीक है, अच्छा, अब हमने इनलाइन CSS से शुरू करेंगे, तीनों तरीकों से लगा के देखेंगे इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं। इनलाइन CSS लगाने के लिए हम टैग के अंदर ही एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टाइल का एट्रीब्यूट। तो ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है या नहीं? स्टाइल एट्रीब्यूट का नाम है, इक्वल टू का साइन, और फिर कोटेशन के अंदर उसकी क्या आती है? वैल्यू। इस वैल्यू के अंदर हम CSS लिख सकते हैं। जिस तरह एट्रीब्यूट का एक अपना सिंटैक्स है, इस तरह CSS का भी क्या है? एक अपना सिंटैक्स है। और उसका सिंटैक्स क्या था? प्रॉपर्टी का नेम, उसकी वैल्यू और सेमी कॉलन। अगर ये तीनों चीजें लिख दूं तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी या नहीं? कहलाएगी। अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसका नाम है कलर। क्या नाम है? कलर। उसकी वैल्यू यूज करेंगे रेड, कलर रेड। अब ये प्रॉपर्टी है या नहीं? क्योंकि कलर प्रॉपर्टी का नाम आ गया, कोलन
सिंटैक्स आ गया उसका, रेड उसकी वैल्यू आ गई और एंड पे सेमी कॉलन आ गया। अब अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो ये क्या कर रहा है, ये रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने HTML के किसी टैग का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर, ओनली कलर, COLOR, कलर। उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो ये प्रॉपर्टी जिस भी टैग पे लगाई जाएगी उस टैग का कलर वो चेंज करके जो भी हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे वो वाला कलर उसको सेट कर देगी। जैसे अगर हम एक और टैग यूज करते हैं P टैग, उसमें एक टेक्स्ट लिखते हैं लंबा सारा। अब इस पे मैं इनलाइन CSS लगाने जा रहा हूं तो कैसे लगाऊं? इनलाइन CSS कैसे लगती है, स्टाइल के एट्रीब्यूट में। कैसे लगती है, स्टाइल के एट्रीब्यूट में। तो एट्रीब्यूट कहाँ पे लगता है, ओपनिंग टैग में। तो ओपनिंग टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट इक्वल टू का साइन और वैल्यू। अब प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करना है, वही चार चीजें, प्रॉपर्टी का नेम कॉलन, प्रॉपर्टी वैल्यू और सेमी कॉलन। तो प्रॉपर्टी का नेम क्या है, कलर। प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं कह देता हूँ ब्लू, और सेमी कॉलन। तो ये पूरी हो गई एक प्रॉपर्टी। और आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे जो कलर उसका हो गया वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब आप किसी भी टैग का कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरह, इनलाइन CSS से। और इनलाइन CSS कैसे काम करती है, ओपनिंग टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट आता है और उसके अंदर प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करनी है। और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी नेम, कॉलन का साइन, प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमी कॉलन। सिंटैक्स याद हो गया ना CSS का। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनका सिंटैक्स सेम रहेगा। अब हमें इतनी टेंशन नहीं होगी कि बस हमने प्रॉपर्टी की मतलब समझते जाना है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है और ये प्रॉपर्टी क्या करती है। बस जिस तरह हमने एक दफ़ा टैग को लगाना सीख लिया था तो हम जितने भी टैग लगाए जा रहे थे बस हमने उनके मतलब समझे थे तो टैग लगते जा रहे थे। इसी तरह हमने बस इसका सिंटैक्स समझ लिया तो प्रॉपर्टी के मतलब समझते जाने हैं, तो प्रॉपर्टी हमारी नॉलेज में, वोकैबुलरी में ऐड होती जाएंगी कि इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, एंड सो ऑन। इतना सबको समझ आ गया, सही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हमारे पास जिस तरह हमने इनलाइन CSS से किया है प्रॉपर्टी को सेट, इसी तरह हम प्रॉपर्टी को, CSS की प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हैं इंटरनल या एक्सटर्नल में। क्योंकि इनलाइन तो हमने सीख ली है तो अभी हम एक और प्रॉपर्टी नहीं सीख रहे, पहले हम सीखेंगे कि इसी कलर की प्रॉपर्टी को हम इनलाइन तो लगा पा रहे हैं लेकिन ये इंटरनल में कैसे लगेगी और एक्सटर्नल में कैसे लगेगी, ये दो चीज़ें भी हमें इसकी सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, इंटरनल में लगाने के लिए हम कैसे लगाएंगे, डेफिनेटली प्रॉपर्टी का नाम, उसका नाम क्या है, कलर, और प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दें जैसे लाइक रेड और उसको दे दें सेमीकोलन। ठीक है, अब ये मैंने लगा दी। अब अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, यहां तो हमने लेट्स सपोज मेरे पास एक H1 है, एक H2 भी है, एक H1 है और दूसरे के टैग को नाम दे देते हैं हम H2। क्या देते हैं, H2। ये कलर रेड किस पे करना है उसको कैसे पता लगेगा, अभी हमने कलर रेड किया हुआ है ना, तो इसको कैसे पता लगा कि कलर रेड कौन से, दो टैग है ना, एक H1 और H2, इसको कैसे पता लगा कि कलर रेड किस टैग का करना है, जिसके ऊपर एट्रीब्यूट लगाया है डेफिनेटली उसी के ऊपर ही उसने इफेक्ट करना है ना, तो H2 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो इसको कैसे पता लगेगा कि कलर रेड करना है, लेकिन किस चीज का कलर रेड करना है। लाइक अभी देखो, अभी तक हमने इसको ये नहीं बताया, हमने सिर्फ कहा कि कलर रेड। वो कहेगा कि आपके पास HTML में 50,000 टैग हैं, अब मुझे बताओ तो सही कि किस टैग का कलर रेड करना है। नहीं समझे, हम कहते हैं कलर रेड, चलो यूज किया है पहले येलो, हम कहते हैं कलर येलो, लेकिन वो कह रहे हैं कि येलो कलर में करना तो कर तो दूंगा, CSS की प्रॉपर्टी तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि किस टैग का करना है, क्यों। अच्छा, ये पहले हमने नहीं बताया था। वो क्यों नहीं बताया था, क्योंकि पहले हमने क्या यूज किया था, एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट पे उसको पता है कि जिस टैग पे एट्रीब्यूट लगा है उसी का कलर करना है, दूसरे का नहीं करना। लेकिन जब हम इंटरनल में चले जाते हैं तो फिर चूंकि एक स्टाइल का टैग है, तो स्टाइल का टैग तो पूरी HTML के लिए है ना, तो अब उसको ये नहीं पता कि ये किस पर्टिकुलर टैग का उसने कलर येलो करना है, किस पर्टिकुलर टैग का कलर येलो करना है। समझ आई या नहीं आई? अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट और CSS का सिंटैक्स निकल के आता है, उसको बोलते हैं CSS सिलेक्टर्स। क्या बोलते हैं? CSS सिलेक्टर्स। जिस तरह CSS प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी तो वो है जो एक्चुअल काम होना है। सिलेक्टर का मतलब क्या होगा? टैग को सिलेक्ट करने वाली कंसेप्ट, टैग को सिलेक्ट करने वाली चीज। यानी हमारे पास अगर 50 टैग हैं, उन 50 में से किस टैग को सिलेक्ट करना है, ये कौन करेगा? सिलेक्टर, CSS सिलेक्टर। अच्छा, CSS सिलेक्टर को का सिंटैक्स क्या है? वो कहते हैं कि आपने किन टैग को सिलेक्ट करना है, उसके लिए करली ब्रेसिस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने ये करली ब्रेसिस लगाई। अच्छा, करली ब्रेसिस के अंदर वो कह रहा है आपने अपनी CSS की प्रॉपर्टी लगानी है, जैसा कि आपने कलर येलो लगाया। क्यों? क्योंकि आप एक टैग को सिलेक्ट करके लेके आएंगे, उस टैग पे कौन कौन सी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उसकी बाउंड्री बनाने के लिए, उसका बॉक्स या डिब्बा बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? करली ब्रेसिस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है, अब इस करली ब्रेसिस ये जहां से शुरू हुई है वहां पे हम डिफाइन करेंगे सिलेक्टर का नाम। जैसे कि टैग ने हमने बोला H2, इसका मतलब क्या होगा? H2 टैग के ऊपर ये वाली कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। अब ये जो चीज, ये जो सिंटैक्स है, इसको क्या बोलते हैं? CSS सिलेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? CSS प्रॉपर्टी। यानी दो ही सिंटैक्स है CSS में, सिलेक्टर और सिलेक्टर कब यूज होगा? जब हम इनलाइन इंटरनल CSS यूज करेंगे या एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे, क्योंकि उस केस के अंदर ये वाला प्रॉब्लम आता है। समझ आई या नहीं आई? तो CSS सिलेक्टर का मतलब समझ में आया? अच्छा, अब हमने किया था ये येलो कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास H2 जो है वो 2 हों, न्यू H2, तो क्या होगा? क्या होगा? दोनों येलो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको बुलाया है कि जितने भी तुम्हारे पास टैग हैं उसमें से जो H2 टैग्स है ना, उनके ऊपर कलर क्या कर दो? येलो कर दो। तो CSS सिलेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिलेक्ट करता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल CSS के केस में कि किस टैग के ऊपर उसने CSS को अप्लाई करना है। इनलाइन में ये जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनलाइन में तो वो एट्रीब्यूट ऑलरेडी उस टैग पे लिखा होता है जिसपे हमने अप्लाई करना होता है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल में ये चीज डिफाइन करनी पड़ती है। स्टाइल नॉर्मली हम हेड के, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हेड में लगाना है, इसको आप बॉडी में भी लगा सकते हैं। हेड में भी, बॉडी में भी लगाएंगे तो सेम ही है, हेड में भी लगा सकते हैं, बॉडी के नीचे भी, यहाँ बॉडी खत्म हो रही है यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है वो हेड टैग में होता है स्टाइल को यूज़ करने। सही है? अच्छा, एक और चीज़ अब हमने सीखनी है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS के लिए हमने क्या करना है? मैं एक दफ़ा दोबारा करता हूँ। फाइल का नाम, कोई भी फाइल का नाम हो सकता है, एनी फाइल नेम। जैसे मैंने स्टाइल दे दिया, .css होना लाजमी है। अच्छा, इसके अंदर भी हम कलर प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू करना चाह रहे हैं मे बी ग्रीन और सेमीकोलन। लेकिन अब ये किस पे अप्लाई करेगा तो इसको पता नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टर। तो सिलेक्टर कैसे आता है? करली ब्रेसिस से। तो करली ब्रेसिस लगा के सिलेक्टर बना दिया। अब इस सिलेक्टर के आगे हम शुरू में सिलेक्टर का नाम लिखते हैं, तो हम सिलेक्टर का नाम यूज करेंगे टैग नेम। तो जैसे हम यूज कर लेते हैं H2, क्या यूज कर लेते हैं, या एक नया बना लेते हैं H3 टैग, उस पर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं H3, ठीक है। तो ये H3 पे क्या कर देगा? कलर ग्रीन कर देगा। लेकिन अभी उसने ग्रीन
कि नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि CSS एक अलहदा फाइल है, HTML एक अलहदा फाइल है, इन दोनों को आपस में लिंक नहीं किया। हमें आपस में इनको क्या करना है? लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, लिंक टैग। क्या होता है? लिंक का टैग। तो हम करते हैं लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और रेफरेंस देंगे स्टाइल डॉट CSS। तो ये एक इनलाइन टैग है। तो अब इसने इसको क्या कर दिया? ग्रीन कर दिया। तो तीनों तरीके से CSS को कैसे अप्लाई करना समझ आई या नहीं आई? आ गई ना? कौन कौन सा तरीका है? इनलाइन में CSS सिलेक्टर की जरूरत होती है या नहीं? क्यों नहीं जरूरत होती? एट्रीब्यूट उसी टैग पे इस्तेमाल होता है जिस पे हमने CSS अप्लाई करनी होती है। और इंटरनल और एक्सटर्नल में CSS सिलेक्टर की जरूरत होती है। सिलेक्टर के लिए कौन सा सिंटैक्स यूज होता है? करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ पे हमें सिलेक्टर का नाम देना होता है। और उसके अंदर क्या आता है? उस सिलेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नेम, कॉलन का साइन, प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमीकोलन। ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर CSS सिलेक्टर के अंदर हम एक ही प्रॉपर्टी लगाएं, हम एक से ज़्यादा भी। अच्छा, ये इनलाइन में भी है, ये इंटरनल में भी है और एक्सटर्नल में भी है। जैसे इनलाइन के अंदर अगर हमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगानी है, एक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, उसको कैसे पता लगता है? सेमीकोलन से। उसके बाद अगर आपने एक और प्रॉपर्टी लगानी है, उसका नाम है बैकग्राउंड हाइफन कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर। तो उसको हम ये कर देते हैं उसी टाइप। अच्छा, अब ये हमने प्रॉपर्टी लगाई, अब इस प्रॉपर्टी को खत्म करना है तो सेमीकोलन, यानी जहां सेमीकोलन खत्म हो जाता है उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन का साइन और प्रॉपर्टी की वैल्यू आ सकती है। अच्छा, अगर इनलाइन में यही प्रॉपर्टी लगानी हो तो कैसे लगाएंगे? उसी, अब यही देखना है कि उसी ब्लॉक में लगानी है या डिफरेंट ब्लॉक में लगानी है। तो अगर उसी ब्लॉक में लगानी है तो उसी ब्लॉक के अंदर बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन उसकी वैल्यू। तो ये बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी क्या काम कर रही होगी? बैकग्राउंड कलर चेंज कर रही है, ऐसे ही है ना। और अगर एक्सटर्नल में लगानी है तो फिर बैकग्राउंड कलर और वैल्यू। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही सिलेक्टर के अंदर हम एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। हाँ, अगर एक से ज्यादा आप डिफरेंट टैग्स पे भी एक से ज्यादा सिलेक्टर भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक H4 टैग है, तो H4 टैग को अगर हमें टारगेट करना है CSS के अंदर, कैसे करेंगे? H4 करली ब्रेसेस और वैल्यू। तो जैसे कलर हम इसमें कर देते हैं रॉयल ब्लू, और इधर से हम कोई भी कलर लगा देते हैं। समझ आई? अब हमने दो ब्लॉक बना दिए, एक ये सिलेक्टर और एक ये वाली। दो प्रॉपर्टीज किस टैग पे अप्लाई होंगी? और ये दो प्रॉपर्टीज किस टैग पे अप्लाई होंगी? H4 के ऊपर अप्लाई होंगी। समझ आई या नहीं आई? अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट प्ले करेंगे। अब इन सारे टैग्स को थोड़ा नीचे कर देते हैं, या इनको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ही ना हो। ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। उधर से इधर स्टाइल से भी हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ से भी हमने सब ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक टैग लगाते हैं H1, क्या लगाते हैं, और उसको कहते हैं हेलो CSS वर्ड। ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, H1 को टारगेट करता हूँ, CSS सिलेक्टर लगाता हूँ और कलर क्या कर देता हूँ उसका? रेड। तो अब कलर क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। अगर मैं क्या करूं कि H1 को इंटरनल CSS में भी टारगेट कर दूं और उसका कलर क्या कर दूं? ग्रीन कर दूं, तो क्या होगा?
यानी हमने सेम कलर एक्सटर्नल में भी लगा दिए सेम टैग के ऊपर, और सेम कलर की प्रॉपर्टी इंटरनल में भी लगा दी है सेम टैग के ऊपर, तो क्या होगा? रेड आएगा या ग्रीन आएगा? कितने लोग कह रहे हैं रेड आएगा, और ग्रीन वाले, और जो कुछ भी नहीं कह रहे? तीसरा जेंडर भी समझो आप लोग, क्या हुआ? ग्रीन आया। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि कुछ ऐसी लॉजिक हमें समझनी पड़ेगी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस का कोई इशू चल रहा है। अगर सेम टैग पे सेम प्रॉपर्टी सेम जगह पे दो डिफरेंट लेवल पे अप्लाई हो जाएगी तो इंटरनल सीएसएस की ज़्यादा वैल्यू होगी एक्सटर्नल सीएसएस की निस्बत। ऐसे ही लॉजिक बन रही है ना अभी तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी H1 के ऊपर एक और स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के इनलाइन सीएसएस भी लगा देता हूँ और उस पर लगा देता हूँ येलो। तो अब क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? पक्की बात है। तो क्या मतलब समझ में आया? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? फिर एक्सटर्नल की। अच्छा, इनलाइन की तो सबसे ज्यादा है तो वो हम खत्म कर देते हैं, हमें उसका पता ही था। अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी लॉजिक चेंज करते हैं। हमने स्टाइल का टैग पहले लगाया है, लिंक का टैग बाद में लगाया है, और आउटपुट देखिए तो अब क्या आ रही है? रेड। तो जो फार्मूला हमने बनाया था वो फार्मूला फेल हो गया। क्यों? तो इसका मतलब फिर क्या समझ में आया? इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है। इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस की वैल्यू क्या है? सेम है। जो बाद में आएगी वो पहले चलेगी, जो बाद में आएगी वो चलेगी। देखो अब लिंक बाद में आ रहा है या स्टाइल टैग बाद में आ रहा है? जो बाद में आ रहा है वो चलेगा, तो ये बाद में आ रहा है। अगर हम स्टाइल टैग को लिंक से नीचे कर दें फिर कौन सी चलेगी? फिर इंटरनल चलेगी। अगर हम लिंक को नीचे कर दें फिर कौन सी चलेगी? फिर एक्सटर्नल चलेगी। यानी इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस का लेवल सेम है, लेकिन जो बाद में आती है वो चलती है। और इनलाइन सीएसएस का इन दोनों से एक लेवल ज़्यादा है। यानी अगर वो इंटरनल एक्सटर्नल आप जिधर भी लगाते रहो सेम पे लगाते रहो, अगर इनलाइन आ गई तो उसी का ही आउटपुट आनी। रिकमेंडेड एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनलाइन में फिर बहुत सारा स्टाइल गंदा होता है ना, बहुत सारा स्टाइल। अच्छा, अब आपके आ जाते हैं उस आंसर पे कि जो वर्ड कैस्केड था, यानी सीएसएस में कैस्केडिंग सीएसएस क्यों बोलते हैं? इसी वजह से ये जो हम अभी फीचर हमने समझा है ना, यानी सीएसएस में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने दो डिफरेंट लेवल के ऊपर सेम सीएसएस अप्लाई कर दिया तो कोई एरर आ जाएगा। वो सीएसएस कैस्केड कर जाती है। कैस्केड का मतलब होता है ओवरराइड होना, यानी जो मैंने कहा ना कि नीचे आती है तो ओवरराइड कर देती है ऊपर वाले को, इसलिए इसको वर्ड कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड क्या होता है? एक आने वाली बाद में आने वाली चीज़ पहले आने वाली चीज़ का असर ज़ायल कर देती है, उसको कैस्केड बोला जाता है। यानी बाद में आने वाली चीज़ पहले आने वाली चीज़ का असर ज़ायल कर देती है, इसीलिए इसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। कि अगर आप मल्टीपल सेम प्रॉपर्टी डिफरेंट लेवल पे लगा भी दोगे उससे कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि कैस्केडिंग होगी। कैस्केडिंग मतलब जो जिसकी लेवल ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्पेसिफिक है वो वो आउटपुट के तौर पे नज़र आएगी, बाकी सारी चीज़ों का असर ज़ायल हो जाएगा। इसलिए हम इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। सही है? अच्छा, सीएसएस के अंदर कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब समझ में आ गया हमें? अच्छा, अब एक जो चीज़ हमने अभी यहाँ पे समझी है, 3 तरह की सीएसएस समझ ली। फिर तीनों तरीकों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इनलाइन की। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल की सेम वैल्यू है, बट जो बाद में आएगा वो पहले से, यानी उसकी आउटपुट शो होगी, दूसरे का कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज़ हमने समझनी है यहाँ पे, ये जो सिलेक्टर हमने लगाया ना इसको हम बोलते हैं टैग नेम सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? टैग नेम
सिलेक्टर, यानी CSS के अंदर सिलेक्टर की बहुत, जिस तरह प्रॉपर्टीज़ की बहुत सारी टाइप्स है ना, जैसे दो प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली, बैकग्राउंड कलर और कलर, इस तरह CSS के अंदर CSS सिलेक्टर की भी बहुत सारी टाइप है। ये जो मैंने आपको सिलेक्टर पढ़ाया है इसको बोलते हैं टैग नेम सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? टैग नेम सिलेक्टर। इसी तरह हमारे पास ID सिलेक्टर है, इसी तरह हमारे पास क्लास सिलेक्टर है, इसी तरह हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर है, डिसेंडेंट सिबलिंग सिलेक्टर है। बहुत सारे डिफरेंट सिलेक्टर्स हैं CSS के अंदर। तो हमें देखना होता है कि हम कौन सा सिलेक्टर इस्तेमाल है, कब, क्यों और कैसे करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ एक सिलेक्टर की टाइप पढ़ी है जिसको हम क्या बोलते हैं? टैग नेम सिलेक्टर। यानी अगर आपको कोई बोले कि इस सिलेक्टर का नाम क्या है तो आप उसको क्या बोलेंगे? टैग नेम सिलेक्टर। टैग नेम सिलेक्टर। अच्छा, टैग नेम सिलेक्टर का मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि जो भी टैग का नाम लिखेंगे उस पर ही अप्लाई कर देगा। अब इसमें एक नुकसान है, अगर मेरी वेबसाइट में 50,000 H1 है, इसने सारे 50,000 H1 के ऊपर कलर अप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि ये तो टैग नेम सिलेक्टर है, टैग का नेम तो H1 ही रहेगा ना, और पूरी HTML के H1 रहेगा, उस सब के ऊपर ये अप्लाई कर देगा। अगर मेरे पास 10 H1 है, मैं चाहता हूँ कि 5 H1 पे अप्लाई और 5 पे ना हो, फिर मुझे सिलेक्टर की टाइप चेंज करनी पड़ेगी और वहां पे आएगा फिर क्लास सिलेक्टर। क्या आएगा? क्लास है। और अगर मेरे पास 10 H1 है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही H1 पे मेरा स्टाइल अप्लाई हो, किसी और पे ना हो, फिर ID सिलेक्टर। क्लास है ग्रुप ऑफ टैग्स, वो एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं। ID, आपको पता है कि ID का मतलब क्या होता है? यूनिक जो टैग को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके अंदर ID सिलेक्टर यूज हो जाएगा। और टैग नेम सिलेक्टर, अगर किसी एक कैटेगरी के अंदर यानी H1 के सारे टैग पे आपने कलर अप्लाई करना है, तो फिर आप कौन सा यूज करते हो? टैग नेम सिलेक्टर यूज करते हो। ID सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं, हम उस पर आ जाते हैं। आप H2, हमने यहाँ पे H2 टैग लगा दिया। ID का एट्रीब्यूट कैसे लगता है? ID इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो जैसे मैं कह देता हूँ हेडिंग। अब इसके ऊपर अगर मुझे CSS लगानी है तो मैं क्या करूँगा? इंटरनल या एक्सटर्नल, इनलाइन में तो ज़रूरत ही नहीं है ना, वो स्टाइल का एट्रीब्यूट आ जाएगा, तो इंटरनल एक्सटर्नल में सिलेक्टर चाहिए होता है। अब सिलेक्टर बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेज आ गए, कलर लगाने के लिए कलर की प्रॉपर्टी आ गई, वैल्यू के लिए वैल्यू आ गई और सेमी कॉलन आ गया। अब ये करली ब्रेसेस जहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे एक्चुअली टैग का नाम आता है। तो यहाँ पे टैग का नाम क्या लगा देंगे हम? ID सिलेक्टर, क्योंकि टैग नेम तो सिलेक्टर यूज ही नहीं करना। तो ID का नाम क्या रखा था हमने? हेडिंग। और हेडिंग को शो करने के लिए कि ये हेडिंग है, हम हैश लगाते हैं, हैश हेडिंग। लाइक ID की जो वैल्यू है वो क्या थी? हेडिंग। और हैश का मतलब है कि ये हम ID का सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। ये हम कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हैं? अब अगर आप ये वाला सिलेक्टर कभी देखें और आपसे कोई पूछे कि ये कलर ब्लू कितने मैक्सिमम टैग पे हो सकता है, आप क्या बोलेंगे? एक पे। क्यों? क्योंकि आप श्योर हो कि ID हमेशा एक से ज्यादा टैग के ऊपर सेम नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपके पास 2 या 3 टैग हैं, H3 टैग हैं, लेकिन वो 3 है, ठीक है, उन तीनों के अंदर मैंने कोई टेस्ट वैल्यू जो है वो ऐड कर दी। अब इन तीनों के ऊपर से 2 टैग के ऊपर आप करना चाह रहे हो, अगर तो तीनों पे ही मैं कलर करना चाह रहा हूं तो कैसे करूं? फिर तो टैग नेम ही यूज हो जाएगा, तीनों पे ही करना है, खत्म। लेकिन अगर 2 पे करना है तो फिर हम क्लास, तो क्लास का एट्रीब्यूट बनता है क्लास इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो उसका क्लास का नाम हम दे देते हैं, मे बी कुछ भी नाम दिया जा सकता है, जैसे 1 दे देते हैं, क्लास 1। 2 पहले 2 पे दे दिए, ठीक है। बेहतर तो ये है कि हम दूसरा 1 यूज कर लें इंग्लिश वाला, ताकि और क्लैरिटी आए। 1 क्लास 1, ठीक है। अब इसको टारगेट करने के लिए सिलेक्टर यूज करेंगे, उसमें प्रॉपर्टी ग्रीन आ जाएगी। अब इस सिलेक्टर का नाम रखना है और इसका नाम हमने क्लास वाला, तो क्लास को शो करते हैं डॉट से। किससे करते हैं? डॉट से। और हमने नाम क्या रखा है?
वन, डॉट वन, वन क्लास का नाम है और डॉट का मतलब है कि मैं क्लास सिलेक्टर को यूज करना चाह रहा हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं? क्लास सिलेक्टर को यूज करना चाह रहा हूं। हैश का मतलब क्या है? आईडी सिलेक्टर को यूज करना चाह रहा हूं। और डॉट का मतलब क्या है? क्लास सिलेक्टर को यूज करना चाह रहा हूं। अब समझ आ गई? हेडिंग और क्लास सिलेक्टर दोनों का मतलब समझ आ गया? आईडी और क्लास सिलेक्टर का मतलब समझ आ गया ना सबको? अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा कि ये दो के ऊपर ग्रीन करेगा, एक पे नहीं करेगा। अगर मैं टैग नेम करता तो उसने तीनों को कर देना था, और अगर आईडी करता तो उसने बस एक को ही करना था। तो अब मेरे पास तीन तरह के सिलेक्टर मैंने पढ़ लिए हैं। टाइप्स ऑफ 3 सिलेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। एक टैग नेम सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और टैग नेम सिलेक्टर कब यूज करेंगे? एक कैटेगरी के सारे टैग पे कलर लगाना है। फिर अगर और आईडी सिलेक्टर कब यूज करेंगे? सिर्फ ओनली एक टैग के ऊपर लगाना है। और क्लास सिलेक्टर कब यूज करेंगे? 2 या 3 या 4 या ग्रुप, कोई भी ग्रुप को अप्लाई करना है तो क्लास का सिलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई आपको? अच्छा, ये जो वर्ड कैस्केडिंग है और इसके जो रूल्स है ना, कैस्केडिंग रूल्स, जिसकी वजह से सीएसएस को कैस्केडिंग बोला जाता है, ये सिलेक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। एक तो है ना, ये 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस पे डिपेंड करते हैं कि इनलाइन सीएसएस है तो ज़्यादा वैल्यू है, इंटरनल एक्सटर्नल जो बाद में आएगी तो ज़्यादा वैल्यू है। ये सीएसएस सिलेक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक H2 का टैग है जिस पे आईडी लगा हुआ है और उसी पे हम एक क्लास भी लगा देते हैं और उसको कह देते हैं 2, और उस हेडिंग पे हमने कलर क्या किया है? ब्लू, और 2 पे कलर कर देते हैं येलो। अब मुझे बताओ कि आईडी भी इस पे लगी हुई है और क्लास भी इस पे लगी हुई है, तो ये क्या करेगा? अगर क्लास और आईडी सिलेक्टर दोनों यूज हो रहे हों तो ये हमेशा वैल्यू किसको करता है? आईडी एट्रीब्यूट को, यानी आईडी सिलेक्टर को ये ज्यादा वैल्यू करता है। हाँ, अगर आईडी एट्रीब्यूट आपने नहीं लगाया हुआ, क्लास लगाया है और साथ में हम डायरेक्ट टैग भी एक्सेस कर लेते हैं H2, अब क्या होगा? अब क्लास लगा हुआ है और टैग नेम लगा हुआ है, तो अब क्या होना चाहिए? क्या कर रहा है ये? H2 ना, इधर भी H2 को किया नहीं, किसको कर रहा है? क्लास को कर रहा है। इसका मतलब है कि सब सिलेक्टर में जो सबसे कम वैल्यू है वो किस सिलेक्टर की है? टैग नेम की। उससे ज्यादा वैल्यू किसकी है? उससे ज्यादा वैल्यू किसकी है? आईडी की। और सीएसएस की टाइप्स में मैंने आपको रूल्स बता दिए क्या है, यानी सिलेक्टर में रूल्स क्या हैं? वो लैदा रूल्स हैं और टाइप के रूल लैदा हैं। तो अगर 3 सिलेक्टर आप सेम अप्लाई कर दोगे, टैग नेम भी, आईडी सिलेक्टर भी और क्लास सिलेक्टर भी, तो वो तीनों में से किसको वैल्यू मिलेगी? आईडी सिलेक्टर को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। लाइक अब हमने टैग नेम भी लगाया हुआ है, इस पे आईडी भी लगा देता हूँ हेडिंग, तो अब क्या, कौन सा कलर होगा इसका? आईडी वाला, क्योंकि आईडी में ब्लू किया था, उसने टैग नेम को भी खत्म कर दिया, उसने क्लास को भी खत्म कर दिया, उसने एंड पे किसको वैल्यू किया? आईडी को। तो ये कैस्केडिंग के मैंने आपको कुछ सिलेक्टर वाइज भी रूल बता दिए, कुछ सिलेक्टर वाइज रूल्स हैं और कुछ सीएसएस की टाइप वाइज रूल्स हैं। सही। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अब हमने तीनों सिलेक्टर लगा दिए हैं एक्सटर्नल के अंदर, तीनों क्या लगा दिए हैं? एक्सटर्नल के अंदर तीनों लगा दिए हैं। अब मैं इंटरनल को एक्सटर्नल से नीचे लगा देता हूं और H2 लगा देता हूं यहां पे, और इसका कोई कलर कर लेते हैं डिफरेंट सा। अब क्या होगा? यानी एक्सटर्नल में 3 सिलेक्टर टाइप्स लगी हैं
और इंटरनल में एक ही सिलेक्टर टाइप लगी है, और वो कौन सी है? टैग नेम। तो कलर H2 का क्या होना चाहिए? आईडी वाला कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू होना चाहिए, रेड होना चाहिए, येलो होना चाहिए, या ये वाला ब्लू होना चाहिए? कलर चेंज कर दें, ब्राउन कर दें। क्या हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे ऊपर नीचे आ रही है, लेकिन सिलेक्टर की वैल्यू, आईडी सिलेक्टर की वैल्यू इनलाइन या इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस से भी ज़्यादा है। ये चीज़ समझनी। अच्छा, एक काम अगर मैं और करूं, यहाँ पे भी मैं हेडिंग का सिलेक्टर उठा लाऊं और उसकी वैल्यू को कर दूं पिंक, अब क्या होगा? अगर इंटरनल और एक्सटर्नल में लेवल सेम हो गया, यानी उधर भी आईडी है उधर भी आईडी है, तो फिर क्या रूल था? जो बाद में आएगा वो चलेगा, वो रूल फिर वो अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ऊपर लगा दूं फिर क्या होगा? फिर ब्लू आएगा। अगर यानी दोनों में सिलेक्टर का लेवल सेम अचीव हो जाए तो फिर जो बाद में आएगा वो चलेगा। अच्छा, थर्ड मजा आ रहा है ना? समझ आ रही है ना सबको? क्या सिलेक्टर का क्या मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर इन सबको एक के ऊपर आईडी भी है, क्लास भी है, टैग नेम भी है, और मैं स्टाइल भी अप्लाई कर दूं, तो अब क्या होगा? आईडी चलेगी, क्लास चलेगी, टैग नेम चलेगा, इनलाइन चलेगा, इंटरनल चलेगा, या एक्सटर्नल चलेगा? इनलाइन चलेगा। यानी इनलाइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, चाहे वो इंटरनल है, चाहे एक्सटर्नल है, या चाहे कोई भी सिलेक्टर है, कुछ भी है। ठीक है। अब एक और पंगा है, जिंदगी पंगों का नाम है। और वो पंगा क्या है कि हम @ इम्पोर्टेंट लगा दें। अगर हम ये वाला डेलीमीटर लगा देते हैं, अगर हम ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट लगा देते हैं वैल्यू के बाद, तो फिर वो जितने भी कैस्केडिंग के रूल हैं सबको ओवरराइड कर देगा, और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी? इम्पोर्टेंट की हो जाएगी। हाँ, अगर हम क्या करें, इम्पोर्टेंट जो है वो इंटरनल में भी लगा दें, फिर क्या होगा? जो बाद में आएगा वो चलेगा। अगर इम्पोर्टेंट हम जो है वो इनलाइन में भी लगा दें, फिर क्या होगा? यानी अगर देखो ना, अगर इम्पोर्टेंट तीनों जगह हो गया तो फिर वही रूल पहले वाला कि जो बाद में आ रहा है वो चलेगा, और अगर इंटरनल है तो इंटरनल है तो वो सबसे पहले चलेगा, फिर इनलाइन सबसे पहले चलेगा, इंटरनल एक्सटर्नल का सेम लेवल है, जो बाद में आएगा वो चलेगा। समझ आ गई? तो कैस्केडिंग के रूल अगर हम रिवाइज करें अब सारे, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? उसके बाद फिर आईडी, फिर एक्सटर्नल इंटरनल में जो बाद में आएगा। इन्हें इंटरनल एक्सटर्नल और टाइप ऑफ सीएसएस सेपरेट रूल्स हैं और सिलेक्टर के सेपरेट रूल्स हैं। टाइप्स ऑफ सीएसएस के वही रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। इनलाइन का सबसे ज़्यादा है, इंटरनल एक्सटर्नल में जो बाद में आएगा वो चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ सिलेक्टर हैं जैसे आईडी सिलेक्टर है, वो टाइप ऑफ सीएसएस इंटरनल एक्सटर्नल को भी ओवरराइड कर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वही रूल्स हैं। सही है? तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग रूल्स। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग रूल्स। ये हमने समझ लिया। हमने सीएसएस का सिंटैक्स सीख लिया। 3 तरह की सीएसएस की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, वो सीख ली।
और कलर और बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी सीख ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि कलर से आगे, और अब हमने हमारे रूल्स काफ़ी हो गए हैं स्ट्रॉन्ग, और सिलेक्टर भी काफ़ी पढ़ लिए हैं, 2-3 और सिलेक्टर हैं वो भी देख लेंगे, और साथ में फिर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते जाएंगे। तो हर क्लास में 8-10 नए CSS की प्रॉपर्टीज़ को समझते जाएंगे। तो 2-3 क्लासेस के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को सीख जाएंगे, कवर कर जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह जैसे ख़त्म होगा फिर इसका क्विज़ और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे।